नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और फटाफट बड़ी खबरें। एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी अपडेट ताज़ा खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल आदिवासियों पर पेशाब किए जा रहा है और दलितों को पीटा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और आपको बताते चले हमास की जंग में की अमेरिका से बात। दरअसल आपको बताते चले लगातार फिलिस्तीन को रोकने की हो रही है मांग। बताएंगे भारत ने क्या लिया है इसमें स्टैंड। एक बार फिर से इजराइल ने कर दिया है बड़ा ऐलान। आपको बताते चले इजराइल बोला हमारे जितने भी लोगों को बंधक बना के रखा है पहले उन्हें हमास करे रिलीज, उसके बाद ही हम जंग को करेंगे बंद। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। अशोक गहलोत बोले प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बताएंगे आखिरकार वो कहेंगे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी बोली 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस है सिर्फ जनता के लिए करती है काम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कानपुर में एसीपी को पटक पटक कर पीटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। अखिलेश यादव ने जमकर घेरा। अखिलेश बोले ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। वहीं पर हेमंत विश्वकर्मा बोले कांग्रेस को वोट मत देना, इनको वोट देने का मतलब है बाबर को जो है यहाँ पर विटामिन डी देना। बताएंगे कि आखिरकार ये बार बार दोस्तों बाबर और औरंगजेब को क्यों अपने प्रचार के बीच में ले आते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल के ऊपर गुस्सा हुआ हमास बोला इजराइल जब तक नहीं रोकेगा हमले तब तक जो है यहाँ पर हम भी नहीं रुकेंगे। बताएंगे आखिरकार क्यों हमास ने बगावत कर दी है सीधी सीधी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। ओवैसी बोले इन दोनों को ही वोट मत दो, ये दोनों ही एक जैसी पार्टियां हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कर दिया नीतीश का समर्थन। बताएंगे आखिरकार महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की थी उसके बारे में क्या बोला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले कहीं पर दलितों को पीटा जा रहा है तो कहीं पर आदिवासियों के ऊपर मूता जा रहा है, तो कहीं पर बीजेपी के ही नेता जो है वो करोड़ों रुपए की डीलें कर रहे हैं, इधर उधर पैसा ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री खामोश है। दरअसल राहुल गांधी ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जिक्र करते हुए कहा कि लगता है प्रधानमंत्री ने वीडियो देखा नहीं, वरना ईडी तो भेज ही सकते थे कम से कम अपने ही बीजेपी नेता के घर पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री थे, वो उन्हें मध्य प्रदेश का वो भी बनाया गया, चुनाव में खड़ा किया गया है बीजेपी की तरफ से दिग्गजों को। तो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो रिश्वत की बात करते हुए नजर आ रहा है कि इधर पैसा ट्रांसफर करना है, इधर करोड़ों रुपए करना है, उधर लाखों रुपए। इसी वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री लगता है वीडियो नहीं देखा तो उन्हें दिखा देना ताकि वो यहाँ पर भी ईडी को भेज दें बीजेपी के नेता के घर पर। तंज कस रहे थे वो, क्योंकि बीजेपी के यहाँ क्यों जाएगी ईडी, वो तो बीजेपी के ही नेता है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल एक व्यक्ति के ऊपर बाकायदा मूत दिया जाता है और बीजेपी प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में कोई कास्ट है ही नहीं, कोई जात है ही नहीं, देश में सिर्फ गरीब है। अब आप समझिए दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में कोई कास्ट नहीं है तो फिर दलितों को क्यों पीटा जाता है, क्यों आदिवासियों के ऊपर मूत दिया जाता है, क्यों दोस्तों आप समझिए मुसलमान समझकर उनकी लिंचिंग कर दी जाती है। अगर देश में कोई जात नहीं होती तो ये सब चीजें भी नहीं होती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों हमास की पहली जीत। अमेरिका की बात मान गया है इजराइल। दरअसल अमेरिका ने कहा था कि बेफजूल में गाजा के मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। इसको लेकर अमेरिका ने चिंता जताई थी और इजराइल से कहा था कि वो कुछ रास्ता निकाले जिसकी वजह से गाजा में फंसे हुए लोग कहीं और जा सके। अब आपको बताते चले फैसला लिया गया है कि फिलहाल गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं, जो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं जंग के कारण, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के कारण, उन लोग को अब दक्षिणी
से निकलने का मौका दिया जाएगा। आपको बताते चले 10 तारीख के बाद से 3 घंटे तक के लिए ये जो हमले हो रहे हैं इनको रोक दिया जाएगा। 3 घंटे तक के लिए ये हमले रुके रहेंगे और गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं वो वहां से उत्तरी रास्ते से निकल सकते हैं, उनके लिए 3 घंटे तक रास्ता खुला करेगा। बेसिकली 3 घंटे तक ये जो चल रही है खास करके जो वॉर, इसको 3 घंटे तक के लिए रोक दिया जाएगा। आपको बताते चले लगातार इस वॉर को बढ़ता हुआ देख काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे गाज़ा के लोग। ऐसे में अभी गाज़ा में सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चलें यहाँ पर एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब इसको रोकने के लिए खास करके एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 3 घंटे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि वहाँ के लोग निकल सके। आपको बताते चलें हमास ये अपील पहले से कर रहा है कि फ़िलहाल ये जंग रोकना चाहिए कम से कम 2-3 दिन के लिए ताकि जो फंसे हुए लोग हैं वो निकल सकें। आपको बताते चलें अब ये अमेरिका के दबाव डालने के बाद, अमेरिका के विदेश मंत्री और जो बाइडन के दबाव डालने के बाद ये फैसला लिया गया है। ये भी दोस्तों जो बाइडन ने दबाव में फैसला लिया है। दरअसल आपको बताते चलें तमाम खाड़ी देश यानी कि जितने भी सऊदी देश है, मुस्लिम देश है, उन्होंने जो बाइडन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने जो बाइडन को गलत ठहराते हुए कहा कि जो बाइडन ने इजराइल की मदद कर कर मासूम लोगों की जानें ली हैं। यही कारण है जो बाइडन को अब हार का डर सता रहा है कि पिछले साल जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में दोस्तों, उसमें उनकी हार भी हो सकती है। कई लोग खफा हैं जो बाइडन से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत ने साधा प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। अशोक गहलोत बोले प्रधानमंत्री लगता है भूल गए, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। दरअसल आपको बताते चलें अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी के लोग तो खुद ही बिक रहे हैं, उनको राजस्थान में पकड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री ईडी पर भरोसा करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां करती है बिना किसी मकसद के, बेफजूल के। इसी को लेकर अब आपको बता दूं अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। और सॉरी जो है अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद भूल गए हैं कि ईडी के 2 अफसरों को हमने ही रंगे हाथ अपनी पुलिस से पकड़वाया है। दरअसल दोस्तों ईडी के 2 अफसर रिश्वत ले रहे थे बाकायदा राजस्थान में और अशोक गहलोत ने उन दोनों को गिरफ्तार करवा दिया था। अब अशोक गहलोत के पास ये ताना मारने को है बीजेपी को कि जिस ईडी से लोगों को डरवाते हैं वो ईडी तो खुद ही पैसा खाकर बिकती है। दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत ने साफ साफ बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि दिखाई दे रहा है कि बीजेपी क्या करना चाह रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो घिर चुकी है। बीजेपी और देश के तमाम नेता जितने भी नेता हैं उन सबके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और इस सवाल का दोस्तों जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है। आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने दोस्तों कमर तोड़ महंगाई कर रखी है और ऐसे में सरकार जो है वो इन मुद्दों पर बात नहीं करती। इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो भड़कते हुए नजर आए हैं और आपको बताते चलें ये एक बड़ा मुद्दा भी माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल हमने देखा है कि चाहे ईडी राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर दोस्तों दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, हर जगह ईडी का डर बताया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं बेचारा विपक्ष डरा हुआ है। इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि ईडी की कार्रवाई से उन लोग को लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास को लेकर कर दिया बड़ी चेतावनी दे दी है यहूतियों ने। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हूती विद्रोहियों ने सीधी सीधी चेतावनी दी है यमन ने कि अगर ये नहीं रोका गया ये युद्ध तो फिर इस युद्ध में वो और भी तेजी से उतरेगा जो है यहाँ पर हूती विद्रोही। आपको बताते चले यमन इस लड़ाई में लगातार बना हुआ है। यमन पूरी कोशिश कर रहा है कि वह हमास की जंग में उसका साथ दे। ऐसे में अब ये बड़ी मुश्किल सामने आकर खड़ी हो चुकी है दोस्तों। आपको बताते चले हूती विद्रोहियों ने पहले भी समर्थन किया है और एक बार फिर से वो इस समर्थन की बात कर ही रहे हैं। पहले भी हूती विद्रोहियों ने जो है यमन ने मिसाइलें दागी थी और ऐसे में हमास को काफ़ी सपोर्ट मिला था। अब एक तरफ तो हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका को चेतावनी दी थी जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर नहीं रुके ये लोग तो फिर हम जो है यहाँ पर बम से अटैक करेंगे, मतलब इस शिप को हम चाहें तो 2 मिनट में उड़ा सकते हैं। ऐसी बातें हिजबुल्लाह ने साफ कही थी कि नादान समझ रहे हैं कि वो हमारे निशाने पर नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम जानबूझकर ये नहीं कर रहे, जब करना होगा तो हम उड़ा देंगे। लेकिन आपको बताता चलूं अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। जिस जंग को रोकने की कोशिश भी की जा रही है पर एक चीज़ तो साफ है कि यहाँ पर ये मैटर साफ हो चुका है कि अभी इस वक्त
इस चीज़ को रोकने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों वहाँ के, या फिर दोस्तों आप समझिए खुद सरकार के नेता ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल इजराइल और हमास की इस जंग में क्या नया बड़ा बदलाव आने वाला है, क्या इस पर रोक लगने वाली है, क्या टेंशन बढ़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल अभी काफ़ी कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं हमें, और इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ चेंजेस भी होंगे। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए नीतीश कुमार। नीतीश बोले बीजेपी को बस एक बखेड़ा खड़ा करना होता है, बीजेपी हर काम से नाखुश होती है। उन्होंने कहा आरक्षण पर हमने घेर लिया, इसलिए ही वो ये सब कुछ कर रही है। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने 2024 का दाव खेल दिया। नीतीश कुमार ने आरक्षण वाला मुद्दा उठाकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 50% से 75% आरक्षण करते हैं, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। जाहिर सी बात है, कहाँ 50 था, कहाँ 75% आरक्षण कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी परेशान है कि आखिर किया जाए तो दोस्तों क्या किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन चीज़ों को लेकर ही बीजेपी जो है वो निशाने पर रहती है विपक्ष के, और अब कहीं ना कहीं विपक्ष के ये निशाने जो है बीजेपी के लिए भारी पड़ते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि हम आपको बताते चले ये मैटर एक लंबा मैटर है दोस्तों, इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं घिरती हुई नज़र आ रही है। क्या जाहिर सी बात है, इन मुद्दों पर जो है बीजेपी को इसीलिए घेरा जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये बिहार सरकार का सबसे बड़ा फैसला है। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने जो आरक्षण की बात की थी वो बिहार वाले मुद्दे में कहीं फिट नहीं हो रही थी, इसी को लेकर बीजेपी घिरी हुई है आरक्षण वाले मुद्दे पर भी दोस्तों। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक विचारधारा उस पर भी सवाल उठता ही रहता है। लेकिन आरक्षण वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिहार में, क्योंकि बिहार में 75% कर दिया गया है, यानी कि 75%। ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी नीतीश कुमार के उस बात को बार बार पकड़ रही है जिस पे नीतीश कुमार ने महिलाओं के कुछ एक ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसको ले हालांकि उन्होंने ये सेक्सुअल चीज़ को रोकने की बात कही थी कि जो बच्चे ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, जिनको माँ नहीं बनना होता है वो भी माँ बन जाती हैं, इस तरीके की उनकी बेसिकली कहने का मतलब ये था, लेकिन उन्होंने के थोड़ा अलग तरीके दिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के दाव से पूरी तरीके से चित हो गई बीजेपी। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री को सुनने कोई नहीं आता, प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को बुला बुला कर सुनाते हैं कि आओ मैं जो है देश का विकास करूंगा। आपको बता दें दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की रैली में भीड़ का हुजूम देखने को मिला। राहुल गांधी के दोस्तों जिस तरीके सभा थी और उसमें जिस तरीके से हुजूम उमड़ा, ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग जबरदस्त बढ़ती चली जा रही है। इसी को लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की असलियत यही है, वो देश में किसी वर्ग के साथ नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश के 5 राज्यों में हमारी सरकार बनने वाली है। आपको बता दें उन्होंने कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम सब जगह पर कांग्रेस ही आएगी। दोस्तों अगर ऐसा होता है, अगर इसमें से 3 राज्य भी कांग्रेस जीत जाती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो भी दोस्तों कांग्रेस का एक बड़ा दबदबा होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो गई है कि यहाँ पर तेलंगाना कांग्रेस का 90% जीतने का है, लेकिन अगर 10% थोड़े वोट इधर उधर हुए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि कांग्रेस दोस्तों इस देश की सबसे मजबूत पार्टी पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहने वाली है। क्योंकि कांग्रेस की जो एक मजबूत सरकार हमें दिखाई दे रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को दोस्तों बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले समय में शायद कांग्रेस को ही जनता वोट करेगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा को लोग पसंद कर रहे हैं। फिलहाल ये तो साफ है कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये भी साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एबीवीपी के छात्रों ने एसीपी को पटक पटक कर धोया तो भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस
जहां पर योगी के गुंडागर्दी वाले एबीवीपी के छात्र उनको ही मार रहे हैं, बाकायदा एसीपी को। दरअसल दोस्तों 2 से 3 दिन हो चुके हैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जो एबीवीपी के छात्र हैं, यानी कि जो युवा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं दोस्तों, वो बाकायदा एसीपी को धक्का देते हैं और उसको गिरा देते हैं। एसीपी जो है दोस्तों उनके साथ उनको हटाने की कोशिश करता है, तो आपको बताते चले उनके प्रदर्शन के बीच में वो एसीपी को ही मारने लगते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिसके कारण एसीपी नीचे गिर जाते हैं। आपको बताते चले अब ये वीडियो जारी करते हुए अखिलेश ने कहा, देखिए बीजेपी के जो एबीवीपी के छात्र हैं उनमें किस तरीके का सत्ता को लेकर नशा है। वो सीधे सीधे एसीपी से कह रहा है तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे 2 मिनट में। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, जब एसीपी से ही ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो तो एक पुलिस वाला है, जबकि एसीपी इतने बड़े पद पे हैं दोस्तों, तो ये लोग आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये एबीवीपी के छात्र। मतलब आप समझ लीजिए सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि हमारी सरकार है, देखो हम क्या करते हैं। अब जब दोस्तों बीजेपी की सरकार ही नहीं रहेगी तब क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक सत्ता है तब तक तो कर लो बेटा ऐश, और उसके बाद जब सरकार चली जाएगी तो गुंडागर्दी सब अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तुम्हें पता है कि बीजेपी की सरकार है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई उस दिन ये गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगी दोस्तों, और जो देश में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है बीजेपी द्वारा वो भी खत्म होगा। क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि देश की राजनीति में अब थोड़ा बदलाव ठहराव आने की ज़रूरत है। 10 साल में आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया, अब 10 साल जनता आपके लिए काम करेगी, आप जनता के लिए काम करोगे, तो ये बात साबित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को यहीं पर दबा देना चाहिए, ये सोचते हैं ये लोग। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी कांग्रेस पर निशाना। ओवैसी बोले कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, एक ही बात है। दरअसल दोस्तों ओवैसी लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने का मतलब एक ही है। आपको बता दें ओवैसी को डर लग रहा है कि कहीं वो तेलंगाना हार ना जाए, क्योंकि हर बार जो है तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी की पार्टी ही जीतते हैं। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी कितनी ही कोशिश कर लें उनका यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का स्टीयरिंग जो है वो किसी और पार्टी के हाथ में है, मतलब कि केसीआर की पार्टी के हाथ में। वहीं पर उन्होंने कहा कांग्रेस आती है तो वो कहते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि ये दोनों हम पर ही आकर हमला बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को पता है कि फिलहाल इनका यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है तेलंगाना में। दोस्तों आरोप लगाया जा रहा है कि फिलहाल जो कांग्रेस है वो सिर्फ हवाई बातें कर रही है, लेकिन तेलंगाना में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस बहुत मजबूत और बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल तेलंगाना में कांग्रेस खेल भी कर सकती है। अगर थोड़ी वोट सीटें कम पड़ी तो शायद केसीआर के बंदों को तोड़ भी सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है कि शायद केसीआर हो या फिर ना हो दोस्तों, तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस का डंका बज रहा है और इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता है। इसी को लेकर ओवैसी चिड़े हुए हैं। ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल राहुल गांधी को तो ये तक नहीं पता कि मैं वहां पर असम में चुनाव भी नहीं लड़ा कभी, पर वो कहते हैं कि मैं असम में भी चुनाव लड़ता हूँ। उन्होंने कहा प्यारे तुमने मुझे एक आइडिया दे ही दिया आखिरकार, और मुझे बता दिया कि अब की बार मुझे असम में भी जाना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों अब ओवैसी ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है और कहा है कि फिलहाल वो असम में भी जाकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीधी सी बात ये दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी सबसे लास्ट पार्टी बनेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की लिस्ट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बीजेपी की एक ही लिस्ट है, वो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। उन्होंने कहा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ही बीजेपी की लिस्ट है। आपको बता दें राजस्थान में पवन खेड़ा जमकर वो कर रहा है मेहनत। पवन खेड़ा ने बताया कि कैसे बीजेपी ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ए से लेकर जेड तक ईडी और सीबीआई सबके घर भेजी जा रही है, लेकिन जो है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के घर नहीं भेजी जा रही, जो करोड़ों की डील की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नेता को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन बीजेपी के लिए वो संत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तो आरोप खैर हमेशा ही लगते रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों ऐसे लोगों को बचाती है जिनके ऊपर ये आरोप लगे हुए होते हैं। लेकिन क्या आपको दोस्तों सच में लगता है इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, खास करके इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को तो यही लगेगा हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
फिलहाल आप लोगों को हमें बताना है आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार